फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। तो शुरू करते हैं। यहां पर हमें एक रिंग गिवन है और उसमें करंट फ्लो हो रही है आई। नाउ यू नो दैट जब भी कोई आई करंट फ्लो हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, राइट? अभी तक हमने सीखा कि स्ट्रेट वायर हो तो जाके पकड़ लो, such that the thumb should point the direction of the current, right? And the fingers will give you the direction of the magnetic field around it. Okay, अगर सर्कुलर वायर हो तो पोजीशन चेंज कर देते हैं। इस बार फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव करो और थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता है, ठीक है? बस इंटरचेंज करना पड़ता है फिंगर्स को थंब से, सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर में। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी करंट है। अगर एंटी है तो एंटी बाहर आएगी, बाहर मतलब सेंटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं दोस्तों, सेंटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो आउटसाइड आऊगी। आउटसाइड मतलब क्या? डॉट। क्लियर? अब जितना सिंपल ये चीज है उतना सिंपल ये है नहीं, थोड़ा सा ये अलग है। कैसे देखते हैं? मुझे पता है कि अगर ये सर्कुलर आर्क है या सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर की मैंने जब डेरिवेशन किया था बायट-सैवर्ट लॉ से, तब मैंने माना था कि इनफाइनाइट छोटे छोटे डीएल वायर से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट? अगर ये सब डीएल वायर से मिलकर बना है तो हर डीएल वायर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डीएल वायर यहां लूं, एक वायर यहां लूं, एक वायर यहां लूं, एक वायर यहां लूं, सब में करंट ऐसे फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज में, राइट? तो यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इन वायर्स के थ्रू। कैसे होगी? जैसे अगर ये स्ट्रेट वायर है तो हमें हाथ से पकड़ना पड़ेगा इसको, राइट हैंड से पकड़ा, ये इधर देखो, ये वाला वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसी होगी, ठीक है? सिमिलरली ये जो वायर है इसको पकड़ लो हाथ से तो ये फील्ड लाइंस ऐसी होगी, मतलब यहां से अंदर आएगी और इधर से अंदर जाएगी, यहां से बाहर आएगी इस पॉइंट से। देखो वायर को पकड़ो और ऐसे फिंगर्स को कर लो इस पॉइंट पे बाहर की तरफ और नीचे वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ, मतलब ये भी सर्कुलर लूप्स बनेंगे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब क्या? छोटे छोटे लूप्स बनते जाएंगे। क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखना। जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं वायर के, जैसे स्ट्रेट वायर से अगर मैं दूर जाता हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है तो इनफाइनाइट पे आके ऑलमोस्ट क्या मानता हूं, जीरो होगी, करेक्ट? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्लोज लूप बनाती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप बनाती है। यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे बनाती है दोस्तों? क्लोज लूप बनाती है। अभी क्लोज लूप बनाएगी तो एक पॉइंट से अगर मान लो अंदर जा रही है तो एक पॉइंट से उसको बाहर आना ही पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। एक पॉइंट से अगर नीचे आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं ऑपोजिट पॉइंट से ऊपर जाना ही पड़ेगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा, ठीक है? चलिए, तो अगर हम इस व्यू को थोड़ा टॉप व्यू से देखें, ये चलेंगे इसको टॉप व्यू से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब मैंने क्या दो पॉइंट लिए, इधर लिया है, तो आपको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट लेता हूं ये, ठीक है? तो फील्ड लाइंस ऊपर जाएगी, मतलब ये जो है ये डायरेक्शन ऐसी बनेगी इन सब फील्ड लाइंस की, ऐसे लूप्स बनेंगे क्लोज्ड, है? इनफाइनाइट से जाएगी और फिर इनफाइनाइट से एक लाइन वापस आ जाएगी ऐसे। क्या ये चीज क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, हम जो सेंटर पे फील्ड निकालते हैं दोस्तों, सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट बाय 2 I बाय R। याद है फॉर्मूला? म्यू नॉट बाय 2 I बाय R। अब आप बोलोगे ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो फील्ड है वो तो वेरिएबल दिख रही है, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम कहाँ निकालते हैं? हम हमेशा निकालते हैं सेंटर पे। सेंटर पे क्या होता है? ये जैसे लाइन है, ये क्या ऑलमोस्ट इंफिनिटी, इधर से घूम के इंफिनिटी पे जाएगी। अगर इंफिनिटी पे जाएगी तो क्या ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट में पैरेलल नहीं दिख रही आपको? ऐसे। सिमिलरली इस लाइन के अराउंड ऐसी फील्ड्स भी होगी बहुत सारी, फिर यहां पे देखें तो यहां भी ऐसी फील्ड्स होगी। तो मैं सेंटर पे मानता हूं कि यहां पर सबके डायरेक्शन, सारी फील्ड लाइंस देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, सिमिलरली टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही लाइंस पास में आई, ये मर्ज होकर एक सिंगल लाइन बना देगी और वो सिंगल लाइन
एक कांस्टेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसा। मतलब सेंटर में मान सकता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसका एक रिंग को टेबल पर रखूं इधर, ठीक है, ये मान लीजिए एक टेबल है, इसमें रिंग रख दिया मैंने और इसमें करंट फ्लो हो रही आई, इस रिंग में कितनी करंट फ्लो हो रही आई, वही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहा हूं। अब अगर मैं अंदर देखूं, रिंग के अंदर देखूं, तो रिंग के अंदर किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ दोस्तों क्या होगी, ऊपर या नीचे? आप इसको पकड़ लो ऐसे, ये ऊपर, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगी। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो जाए, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो जाए, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर की से और रिंग के अंदर ऊपर ही होगी, रिंग के अंदर ऊपर ही होगी। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, हमें पता है। अच्छा, अगर मैं रिंग के बाहर देखूं, रिंग के बाहर मतलब यहां टेबल पे कोई भी अदर पॉइंट ले लेता हूं व्हिच इज नॉट इनसाइड द रिंग, तब क्या होगा? तब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगी। दोस्तों ये कुछ ऐसी पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको एकदम अलग लगेंगे कि हाँ यार ये तो अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं था। ये चीज समझ में नहीं आपको? अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आना ही पड़ेगा, तभी ये क्लोज लूप बनेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या चीज होती है? एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर मान लीजिए, यहां पर सर्कुलर टर्न्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ सेपरेशन पे होते हैं, छोटी सेपरेशन पे, ठीक है ना। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में हमने करंट फ्लो करा दी आई, राइट। मान लीजिए कि ये करंट इस पॉइंट से बाहर आ रही है, इस पॉइंट से अंदर जा रही है, सर्कल है तो यहां से ऊपर से बाहर आ रही है और नीचे से अंदर जा रही है ऐसे, ये बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ठीक है, ऐसे सर्कल के टर्न्स में। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो यहां से बाहर आ रही है, मतलब क्या इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। और यहां से नीचे से अंदर जा रही है तो मैं इसको क्रॉस में रिप्रेजेंट कर दी। दोस्तों यहां पे मैं वो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो मैंने सीखा था, कहां पे सीखा था? जो मैंने सीखा था इनफाइनाइट शीट में। क्या सीखा था इनमें? इनफाइनाइट शीट में। तो ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए कि ये करंट ऐसी है, अब ये करंट ऐसी है तो क्या सर्कुलर लूप्स बनाएगी? मान लीजिए सिंगल वायर है, ठीक है, इस पॉइंट से सिंगल वायर अज्यूम कर लीजिए, तो क्या ये करंट बाहर की तरफ है? अगर बाहर की तरफ है ये, तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन निकालूं मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या ये सर्कुलर टर्न्स ऐसे होंगे, ऊपर से लेफ्ट, नीचे राइट, ऊपर। सिमिलरली अगर मैं पास वाला वायर लूं तो उसके कुछ ऐसे होंगे, उसके पास वाला उसके कुछ ऐसे होंगे। ये समझ आ रहा है दोस्तों? तो फिर से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि हर वो पॉइंट जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर आ रहा है, देखो यहां पे ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, यहां पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे अलोंग द लाइन ये जितने भी इफेक्ट है सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कहां पे होगा? जो इसके ऊपर है, यहां पर देखो सब पॉइंट ऐड हो रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नेट इधर आ रही है और नीचे देखो सारे पॉइंट ऐड हो रही है, इधर जा रहा है। समझ में आ रहा है? और मैंने डिराइव भी किया था कि ये अगर लॉन्ग है, काफी काफी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तब इसकी वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। याद है ये चीज? चलिए इनफाइनाइट शीट में इसका मतलब अगर मैं इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, एकदम गलती नहीं करना है। अगर मैं इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो दोस्तों इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना, यहां पर आएगी राइट में सेम वायर, नीचे आएगी राइट में और ऊपर आएगी लेफ्ट में, ऊपर आएगी लेफ्ट में, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका और है दोस्तों, इसको समझने का एक तरीका और है। क्या? किसी किसी बुक्स में ऐसा भी गिवन होता है कि मान लीजिए ये एक वायर है और वायर में हमने 2-3 पॉइंट ले लिए यहां पर, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट में निकालना है, ध्यान समझना दोस्तों, दूसरी मेथड है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब यहां पे बोलते हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये वायर है, ये 3 वायर मान लीजिए ऐसे, ये वायर है तो ये वायर में करंट बाहर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट का कंसीडर करूं तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट बाहर है तो इस पॉइंट पे ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, राइट। सिमिलरली अगर एक पॉइंट यहां कंसीडर करूं तो ये जो वायर है बाहर करंट आ रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उधर होगी,
मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दोस्तों, यहाँ ध्यान समझ सकते हैं आप कि इसके कंपोनेंट ले लूंगा, एक ऊपर एक इधर, इसके कंपोनेंट होगा एक नीचे एक इधर, मतलब जितने भी हैं वो वाले वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। और अगर इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारे वायर्स हैं, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको फील आ गया होगा थोड़ा सा कि हाँ, इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है लेफ्ट, और उसके अगर नीचे लेता हूं तो वो आ जाएगी राइट। क्लियर? चलिए, अब सिमिलरली अगर मैं इस वायर का देखूं, ध्यान से देखना दोस्तों, इस वायर का, ये वायर कैसा है? ये वायर है क्रॉस मतलब करंट जा रही है अंदर की तरफ, करंट जा रही है अंदर की तरफ। अगर करंट अंदर जा रही है तो ये देखो, ये लूप ऐसे बनाएगा क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी राइट में और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी लेफ्ट में। लॉजिक बिल्कुल सेम है, लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस डायरेक्शन का अंतर आ गया। तो जो लेफ्ट में आ रहा था वो राइट में आएगा, और जो राइट में आ रहा था वो लेफ्ट में आएगा। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ध्यान से बिल्कुल, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड हो रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है। ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम? अब एक पॉइंट ध्यान से सोचते हैं, एक पॉइंट ध्यान से देखते हैं। इधर देखिए, अगर मैं सब पार्ट भूल जाऊं, ये वाला पार्ट भूल जाओ, है ना, ये वाला पार्ट भूल जाओ, सिर्फ ये वाला वायर है, सिर्फ ये वाला वायर लूं, मतलब ये वाली शीट ले लेता हूं, इनफाइनाइट शीट जैसे मान लो उसको, ये वाली शीट ले लो। तो ऊपर लेफ्ट में, नीचे राइट में, ऊपर लेफ्ट में, नीचे राइट में, नीचे मतलब इस पॉइंट पे भी राइट में और इस पॉइंट पे भी राइट में। समझ में आता दोस्तों? इधर भी राइट में और इधर भी राइट में, हर पॉइंट पे, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। अगर और डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं, तो मतलब अगर मैं यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, कहीं भी लूं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का राइट होगी। ठीक है, ठीक। अब सिमिलरली मैं वायर ये वाला कंसीडर करूं, अब ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ। अगर मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करूं, ये वाला पार्ट अगर मैं कंसीडर करता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, तो नीचे वाला पार्ट कैसा आएगा? ये नीचे वाला लेफ्ट में और इसके ऊपर से राइट में, इसके ऊपर 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 राइट में। क्लियर? अब इसको ढंग से एनालिसिस करो। जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा पूरे उसके थ्रू, पूरे सोलेनॉइड के थ्रू, तो यहां पर देखो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। बस मुझे सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, मुझे सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। मतलब जैसे ही मैं लॉन्ग सोलेनॉइड लेता हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इनसाइड मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड मिलेगी, और जिसका मैग्नीट्यूड अभी हम निकालेंगे। बाहर हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं वेरी 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 लॉन्ग सोलेनॉइड। और अगर मैंने ज्यादा लंबी सोलेनॉइड कंसीडर कर ली दोस्तों, ज्यादा लंबी सोलेनॉइड कंसीडर कर ली, तो मैं मान के चलूंगा कि ये जो फील्ड्स होगी वो सिर्फ अंदर होगी और बहुत ज्यादा होगी। मतलब ज्यादा के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा। अभी हम ड्राइव करेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। यहां पर हमें समझ में आ गया कि जो फील्ड है वो डायरेक्शन दे देता हूं मैं अभी ऐसे बनी हुई। ठीक है, अब हमें लेना है एम्पीरियन लूप। क्या लेना दोस्तों? एम्पीरियन लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मुझे एम्पियर्स लॉ से बढ़िया कोई लॉ लगता नहीं है, तो मैं एम्पीरियन लूप लगाता हूं। ठीक है, उसके पहले यहां पर गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए n। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n। ठीक, यहां हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो दोस्तों क्या किया, ये एक क्वांटिटी डिफाइन की, n स्मॉल n डैश, स्मॉल n डैश, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब ये क्यों डिफाइन किया दोस्तों? क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा होती है। अगर इनफाइनाइट है तो ऐसी इनफाइनाइट क्वांटिटीज के लिए हमें कुछ ना कुछ डिफाइन करना होता है। जैसे लैम्डा सिग्मा हम डिफाइन करते हैं, याद है? जब वायर इनफाइनाइटली चार्ज होता है तो हम उसका लैम्डा देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हमने क्या डिफाइन किया? क्वांटिटी n डैश। n डैश इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्यों डिफाइन किया? जैसे मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा दोस्तों? टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ। यूनिटरी मेथड याद है? हाँ, बस यही लगाना है।
तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कंसीडर कर ली स्मॉल है, कितने डिस्टेंस कर ली स्मॉल है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे वो कितना आएंगे n dash into l, simple, n dash into small l, or I can write capital N by total length of the solenoid into small l. ठीक, चलिए अब शुरू, अब इतनी चीजें आपको क्लियर है तो अब आपको डिराइव करने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। चलिए हम एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं, वो लूप ऐसा ही बनूंगा इसी शेप का, ये मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया इस शेप का, ठीक है, ये हाइट ले लीजिए h, लेंथ ले लीजिए l, राइट, ओके। नाउ इस पॉइंट पे आउटसाइड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी दोस्तों, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जीरो, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी जीरो, इसके कारण इफेक्ट कैंसिल हो गया, यहां पर जीरो, यहां पर देखना पड़ेगा, यहां पर एक काम करता हूं मैं लूप बनाता हूं a b c d, अगर मैं b डॉट dl निकालूं, b डॉट dl का फाई करूं इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू i एनक्लोज्ड, यही होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। i एनक्लोज्ड की बात करें तो एक टर्न से कितनी आई करंट है, तो कितने टर्न्स है यहाँ पे, अभी हमने निकाला है इतने टर्न्स, क्या n डैश इनटू l, n डैश इनटू l, एक काम करता हूं तो ये हो जाएगा म्यू इनटू n डैश इनटू l इनटू टोटल करंट, एक टर्न से आई करंट, तो n डैश टर्न से n डैश इनटू, मतलब यहां से यहां तक जितने टर्न है यहां से क्या होगा n डैश इनटू l बाय इनटू i, n dash है total number of turns divided by total length of the solenoid. So here the number of turns on small n length will be n dash into l. Number of turns कितने होंगे दोस्तों, n dash into l, right? Where n dash is nothing, it is number of turns per unit length. Okay, now अब हमें क्या निकालना है, integration of b dot dl, integration of circuital of b dot dl, ये निकालना है, किस लूप में निकालना है, ABCD लूप में, राइट, इस क्लोज लूप में निकालना है, ABCD लूप में निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सो हम लिखेंगे B डॉट DL फ्रॉम A टू B प्लस B डॉट DL फ्रॉम B टू C प्लस B डॉट DL फ्रॉम C टू D प्लस B डॉट DL फ्रॉम D टू A, ठीक है, पूरा क्लोज लूप में निकालना है, तो हमने चारों पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है। अब हमें सर्किटल की डायरेक्शन भी लेनी होती है दोस्तों, याद है, तो हम यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लेते हैं क्योंकि उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। चलो ए से बी, अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इधर है, इसके कारण भी और इसके कारण भी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ किधर है, इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब a into b into cos थीटा, cos 0 डिग्री हो गया, तो हो गया b into n प्लस, ठीक है, ये दो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट किया था, स्केलर नंबर आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पर b डॉट dl, मैग्नेटिक फील्ड किस भी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली इधर होती है या इधर होती है, ठीक है। नीचे अगर देखूं तो नीचे वाले डायरेक्शन में इधर होगी, ऊपर इधर होगी, लेकिन ऊपर मुझे पता है नेट जीरो है, ऊपर नेट जीरो है, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस रीजन में, पर फिर भी अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता भी तो वो इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। और लेंथ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो a into b जब मैं करूंगा तो cos 90 हो जाएगा, a into b into l into cos 90, cos 90 कितना होगा, जीरो, तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो गया, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या दोनों जीरो को चली जाएगी, और रीजन एक ही है दोस्तों, 90 डिग्री का होना, किसमें, लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में। वैसे तो हमें पता है ऊपर नहीं है लेकिन नीचे तो है, ऊपर नहीं है लेकिन नीचे तो है, और अगर नीचे है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक बात। चलिए अब यहां पर देखें, यहां पर इस पॉइंट पे C टू D बचा है, C टू D में मैग्नेटिक फील्ड कितनी दोस्तों, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो है, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब मेरा आंसर सिर्फ आया B into L, ओके। देखो B into L प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसको इक्वेट कर दूं तो B into L equals to mu naught n dash into L into I, L ने L को मार दिया, B का फॉर्मूला आ गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला mu naught n dash I, और आपको ये दिख रहा होगा कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, किसी भी सॉलिनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगी, इसका मतलब ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ I पे, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड,
आपको याद रखना है, लॉन्ग मैग्नीट्यूड लेना है, लॉन्ग सोलेनॉइड लेना है। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, बाहर जीरो होगी। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टॉरॉइड। दोस्तों ये टॉरॉइड क्या होता है? ये होता सोलेनॉइड है, बस उसको थोड़ा बेंड कर देते हैं। तो अभी हमने देखा सोलेनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर नहीं होती। सिमिलरली इस टॉरॉइड को क्या किया हमने, यहां से उठा कैसे बेंड कर दिया, ठीक है? बेंड कर दिया, मान लीजिए इधर से करंट आई एंटर हुई और इधर से करंट आई एग्जिट हुई, ठीक है? अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दोस्तों, क्या वो यहां होगी? नहीं दोस्तों, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो लॉन्ग सोलेनॉइड था, ऊपर जीरो थी, नीचे जीरो थी, बीच में थी। सिमिलरली अगर इसको मैं सीधा कर दूंगा तो ऊपर जीरो, नीचे जीरो, ये बीच में जहां पर रेड लाइन दिख रही है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है? तो मैं ये वाला रेडियस ले लेता हूं, कैपिटल आर, ठीक है? इसका अंदर कुछ ना कुछ रेडियस होगा, स्मॉल आर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये जो कैपिटल आर ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या होती थी? वहां पर होता था मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट इनटू एन डैश इनटू आई। एन डैश क्या होता था दोस्तों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? यहां पर हम जब यूनिट लेंथ लेंगे दोस्तों, कंप्लीट लेंथ लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। वहां पर सोलेनॉइड बहुत ज्यादा लॉन्ग था, इसलिए हम लेंथ नहीं लिखते थे वहां पे। लेकिन यहां पर लेंथ कितनी है दोस्तों? लेंथ यहां से अगर इसकी सोलेनॉइड की लेंथ देखूं तो क्या ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर होगी? तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इनटू आई। दोनों एग्जैक्टली सेम है, सोलेनॉइड टॉरॉइड, बस एन डैश का अंतर है दोनों में। वहां पे हम लेंथ लेते हैं, यहां पे हमको सरकमफेरेंस लेना पड़ता है, 2 पाई आर लेना होता है। अब इस डिवाइस की यूज क्या है, हमने इसे बनाया क्यों? दोस्तों इसके बड़े गजब यूज है, आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, जब मैं सोलेनॉइड लेता था तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होती थी कुछ, करेक्ट? हम मानते थे कि लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्ग है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ अंदर है। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है लेकिन बहुत कम होती है, अंदर ज्यादा होती है और बाहर बहुत कम होती है, बहुत ही कम, नी के बराबर, ऐसे, ठीक? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। तो यहां से आपको ये लूप दिख रहा होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एग्जिट हो रही, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है यहां पर। सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है, लेकिन अगर मैं यहीं टॉरॉइड को देखूं तो जितना भी फील्ड लाइंस क्या इधर से एग्जिट होगा वो वापस एंटर हो जाएगा, मतलब फ्लक्स अंदर क्या होगा, कांस्टेंट। फ्लक्स मतलब ऐसा समझो अभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है? फ्लक्स का कांसेप्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये लॉस नहीं होती, मतलब बाहर नहीं जाती है सोलेनॉइड के। टॉरॉइड के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो विद इन द लूप ही होगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को रख दूं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? चलिए, तो मान लीजिए ये रिंग है, सिंगल रिंग। अगर ये सिंगल रिंग है ऐसे, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे देखो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I into A। सो एरिया इस डायरेक्शन में होगा और करंट एंटी क्लॉकवाइज मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, ठीक है? सिमिलरली इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर। इसका मतलब इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा कुछ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा कुछ 100%। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट है और मान लो कोई एक्सटर्नल फील्ड है, जैसे अर्थ की फील्ड मान लो, कुछ भी, तो क्या उसके ऊपर टॉर्क लग जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है? यहां पर अगर मैं टॉरॉइड लेता हूं तो दोस्तों ध्यान से देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए इस लूप का इधर है, इसका 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 इधर है, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। मतलब अगर आपने ये एग्जाम में भी लिख दिया या आपको फील आ गई जिसकी कि हाँ 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 बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क नहीं लगने वाला है। इसके ऊपर इसको एक बार अपन ने फील्ड में प्लेस कर दिया अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में गलती से, तब भी इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, घूमेगा नहीं। क्लियर?
नाउ विल टेक अनदर केस। यहां पर हमें एक सिलेंडर फॉर्मेट में, हाफ सिलेंडर फॉर्मेट में एक करंट कैरिंग एलिमेंट गिवन है, ठीक है। अब यहां से टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है दोस्तों, आई। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इसकी सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। चलिए, अब एक चीज आपको पता है कि अगर करंट आई फ्लो हो रही है यहां से, तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, इतना छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो सिलेंडर बना है ये इनफाइनाइट वायर से बना हुआ है। कैसे? एक वायर, ये एक वायर, ये एक वायर, ऐसे इनफाइनाइट वायर से मिलके ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो इस वायर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं, इतना सा, यहां से। इसको आप वहां अच्छे से देख पाएंगे। मान लीजिए ये करंट किधर फ्लो हो रही है दोस्तों, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या क्रॉस बना दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैं बना देता हूं क्रॉस। क्रॉस का मतलब आप समझ जाएंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मेरा अंदर की साइड जा रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर कहां जा रहा है दोस्तों, अंदर की तरफ। ओके, नाउ मान लेता हूं इस वायर के थ्रू, एक वायर है यहां पे, छोटा सा वायर जो कि थीटा एंगल पे, ठीक है। थीटा एंगल पे मैंने एक वायर कंसीडर किया है जो कि बहुत छोटा एंगल बना रहा है, डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल क्रिएट कर रहा है, डी थीटा, ठीक है। अब ये जो वायर है, इस वायर के थ्रू, ये वायर, ठीक है, वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इस वायर के थ्रू जो करंट जाएगी वो आई डैश जाएगी कुछ। टोटल करंट कितनी, यहां से यहां तक आई। टोटल करंट इस सिलेंडर में से कितनी फ्लो हो रही है, आई। तो एक एलिमेंट में से, एक पार्ट में से सिर्फ आई डैश करंट जाएगी, ठीक। हम आई डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले मान लीजिए ये लेंथ dx है, ये लेंथ क्या है दोस्तों, dx। सो हमें एक रिलेशन आ जाएगा, dx इक्वल्स टू r d थीटा। dx कितना है दोस्तों, r इंटू d थीटा। ये r क्या है, रेडियस, ये हमें पता है, एंगल इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस। चलिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूरी करंट यहां से फ्लो हो रही है तो क्या लेंथ में से फ्लो हो रही है? अगर पूरी लेंथ में से करंट फ्लो हो रही है तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि टोटल लेंथ पाई आर है, पाई आर लेंथ पे से आई करंट फ्लो होगी, तो यूनिट लेंथ पे से कितनी होगी, यूनिट लेंथ पे से होगी आई बाय पाई आर। तो dx लेंथ पे कितनी होगी, आई बाय पाई आर इंटू dx। और dx की जगह में क्या यही मेरी आई डैश की वैल्यू है, आई डैश की वैल्यू आई बाय पाई आर dx। dx की जगह में r d थीटा रख रहा हूं, r इंटू d थीटा, जो है मेरा आई बाय पाई d थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश, the current flowing through the wire, single wire, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दोस्तों। हमें पता है जब भी एक करंट कैरिंग वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उस वायर को जाके पकड़ लेते हैं राइट हैंड से, such that the direction of current and the direction of thumb should be same and the magnetic field is always perpendicular। perpendicular कैसे, जैसे मान लीजिए ये जो ब्लैक कैप है आपको दिख रही है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो रेड पेन है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है। अब अगर ये वायर दिया तो हर पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होती, डायरेक्शन वाइज, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं होगी, सेंटर से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मुझे यहां पर ये करंट है, ये अंदर जाती है, ऐसे करंट क्रॉस है, क्रॉस करंट है, मतलब अगर मैं वायर पे हाथ रखूं ऐसे और इस पॉइंट पे निकालना तो इस पॉइंट की तरफ फिंगर्स करूं तो आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है दोस्तों, नीचे की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरी गई नीचे की तरफ, dB, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, करेक्ट। अच्छा, जैसे जैसे मैं वायर चेंज करता हूं क्या ये एंगल चेंज होता है? इसका मतलब इफ यू वांट टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं इसके। अगर मैंने कंपोनेंट लिए तो ये देखो दोस्तों ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। सो आई गेट दिस इज dB sin थीटा एंड दिस इज dB cos थीटा, dB cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज dB cos थीटा। चलो अब एक और एलिमेंट अगर मैं यहां पर लूं, इधर इसके एकदम एग्जैक्ट सिमेट्रिक, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है अंदर, ये करंट फिर हम से शो कर देते हैं, इससे करंट फ्लो हो रही है अंदर और मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो क्या इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में मतलब ऐसा आएगी, ये ऊपर, ये ऊपर, क्लियर। जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बी, वो कहां आ रही है दोस्तों, ऊपर आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है तो फिर से इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे,
दो कंपोनेंट मतलब एक होगा cos थीटा, एक होगा sin थीटा। तो हम देखते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो इसका सिमेट्रिक एंगल, देखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ठीक है 90 डिग्री। तो ये एंगल थीटा होगा, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, देखो दोस्तों ध्यान से, यहां पर ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे, करेक्ट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पे, मतलब ये एंगल अगर थीटा मानूं तो मुझे दूसरी लाइन मतलब इसके अलावा वाली लाइन भी 90 डिग्री माननी पड़ेगी, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिमेट्री देख लो, सिमेट्री देख लो, अगर हमने देखो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है, जैसे ये आर वेक्टर है तो वो 90 डिग्री होता है उससे, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 थी, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 है ये वाली। अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट dv cos थीटा है तो इसका भी ऊपर वाला कंपोनेंट dv cos थीटा ही होगा, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। अगर ये वाला dv sin थीटा है तो ये भी dv sin थीटा ही होगा, ऐसे याद रख लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जितने भी cos थीटा वाले कंपोनेंट है, जितने भी cos थीटा वाले कंपोनेंट है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। cos थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए तो क्या मैं लिख दूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग, इट इज dv sin थीटा का समेशन, dv sin थीटा का समेशन। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट हो रहा है जीरो एंगल से, फिर घूमता घूमता वहां तक चले गए 0 टू पाई dv इज नथिंग, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ये वाला वायर, तो कितना होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई i डैश बाय r, राइट। नाउ i डैश की वैल्यू पुट करते हैं, i d थीटा बाय पाई, सो म्यू नॉट बाय 2 पाई स्क्वायर i sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा, sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। सब कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, sin थीटा इंटीग्रेशन, sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, म्यू नॉट i बाय 2 पाई r, 2 पाई स्क्वायर इनटू r cos थीटा विद नेगेटिव साइन, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos पाई माइनस cos 0, -1 के -2 हो गया, so -2 this cancel with minus, so you will get the desired result to be mu naught I by pi square r, mu naught I by pi square r, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई mu naught I by pi square into r, pi square into r, ठीक है। अब दिख रहा है आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो इस डायरेक्शन में है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर मैं अपर हाफ भी ले लेता, अगर मैं अपर हाफ भी ले लेता, दोस्तों ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं अपर हाफ भी ले लेता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर आती, such that the net magnetic field inside a hollow cylinder, infinitely long hollow cylinder is 0। आपने hollow cylinder का केस पहले पढ़ रखा है आपने, राइट, hollow cylinder का केस हमने पहले पढ़ रखा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। तो यहां से वो लॉजिकली प्रूव भी हो रहा है, क्लियर। अभी न पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो चलने का इरादा किया है, न हारे न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।